लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है जी। जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, लगातार आप इन्हीं मूल्यों को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ते रहे, लड़ाई में कमी कहाँ रह गई सर? ये राष्ट्रीय आंदोलन को केवल एक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष देखना आधापन होगा। जहाँ पे औरतों के लिए भी बराबरी थी, दलितों के लिए भी बराबरी थी, मुसलमानों के साथ भी प्यार मोहब्बत था, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। 6 दिसंबर 1992 तक मुझे भी यही लगता था, अरे ये सांप्रदायिकता क्या है, एक बार हम समाज में प्रगति करेंगे लोग भूल जाएंगे। लोग कहते थे क्या फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या फ़र्क था सर? फ़र्क ऐसा था कि जो क्या हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में बात कर रहा हूँ, वो लोगों की बड़ी तादाद को सिखाने में, शिक्षित करने में, एजुकेट करने में नाकामयाब रहा? मैं भी थोड़ा बहुत मजदूर आंदोलन से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने भी इसको सीखा। तो ये एक बड़ा जो एनिमी है आपका, या बड़ा जो खतरा है, उसको दरकिनार करके आपस में लड़ना झगड़ना, क्या ये हमेशा से चलता रहा है हमारे देश में? नहीं, हमेशा से नहीं चलता रहा। ऐसा कहूँ तो राहुल गांधी जो फिलहाल विपक्ष के नेता हैं, इंडिया अलायंस के सबसे अहम व्यक्ति में से एक हैं, राफेल का मुद्दा उठाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। अडानी का मुद्दा उठाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। जी। वोट चोरी का जब मामला होता है तब सब लोग इकट्ठा हैं। राहुल की मुख्य मुसीबत कांग्रेस के बाहर नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी है। सरदार पटेल पर बीजेपी क्लेम कर देती है ये अपना आदमी था भाई, और नेहरू से इसकी नहीं बनती थी। कैसे ये लोग कब्जा कर पाते हैं? यूट्यूब चैनल्स हैं आपके जैसे बहुत, जो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टीशन के असली गुनहगार नेहरू थे, जिन्ना थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या नहीं थे? मूल में मैं पार्टीशन प्रोसेस को अंग्रेज़ों की नीति का भाग देखता हूँ। ग्रेगरी स्टंटन का भी जिक्र हुआ पहले भी हमारी चर्चा में। जेनोसाइड की आशंका में वो 8वें स्थान पर रख रहे हैं भारत को। एक आशावादी होने के नाते मैं कहूँगा कि ग्रेगरी स्टंटन गलत साबित होंगे। वोट चोरी का आरोप लग रहा है, और चुनाव आयोग जो सबसे अहम संस्था है वो दिख रही है कि किस तरीके से बिहेव कर रही है। वोट चोरी के नाम से जो चला है उसमें लोगों की जागृति वैसे ही बढ़ी है जैसे महात्मा गांधी नमक बनाने जा रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह का जो ढलान है उसको आप देखते हैं, मतलब उम्र का अंतिम पड़ाव जो रहेगा किस तरह का दिखता है आपको? डेफिनेटली कहना मुश्किल है, पर ये बात है कि मोदी के पावर पे संकट तो है। ग्रहण लगा हुआ है, राहु केतु जो है वो नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आप। धन्यवाद। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लगातार हम सुनते रहे हैं। लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से जब मैं स्टेटमेंट को सुनता हूं तो एक सवाल मेरे दिमाग में, जहन में ज़रूर पैदा होता है कि भारत बुद्धिजीवियों की धरती रही है, ऐसे लोगों की धरती रही है जो लगातार लोकतंत्रात्मक जो वैल्यूज़ हैं उनको नर्चर करने की कोशिश करते रहे, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमने एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था पाई। जब ऐसे लोग जो लगातार लोकतंत्र के हित में बात करते रहे, हिंदू फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बात करते रहे, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते रहे, तब भी लगभग 70-75 साल बीत गए हैं आज़ादी के, और अब हिंदू फंडामेंटलिज्म हमको चरम पर दिख रहा है। क्यों? तो क्या बुराई केवल उस मर्ज में है जो लगातार बढ़ रहा है, या उन संघर्षों में भी है जो इसके खिलाफ होती दिखी? माजरा क्या रहा? आखिर क्यों हमारा देश सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहा है? एक आशंका पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, जो आशंका प्रोफेसर ग्रेगरी स्टंटन जता चुके हैं देश में जेनोसाइड को लेकर। मुसलमानों की स्थिति क्या है, वोट चोरी का मामला क्या है, IIT जैसे संस्थान से निकले लोग फूहड़ बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, और देश जिसका संविधान कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की, वो देश साइंटिफिक टेम्पर को लगातार ढकेल क्यों रहा है पीछे की साइड, और नॉन साइंटिफिक अप्रोच हमें लगातार बढ़ती हुई क्यों दिख रही है? ये सब सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी साहब से। सर, तो भूमिका में जैसे हमने बातचीत की उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक अभियान के बारे में मुझे जानकारी मिली, संविधान जागर अभियान। नाम से जितना मैं समझ पाता हूँ, ऑब्वियसली संविधान की जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो भावना है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई कैंपेन आप लोग चला रहे हैं। थोड़ा सा बताएं सर इस कैंपेन। ये देखिए, पहले जैसे देश में इमरजेंसी लागू हुई थी जी, वो एक तरह से संविधान के एक प्रोविजन के अंदर लागू हुई थी, और क्लियर कट था कि भाई इमरजेंसी है,
डेमोक्रेसी को हमने सस्पेंड कर दिया है। पर पिछले 10-11 सालों से जो संविधान के मूल्य हैं उनको अंग्रेज़ी में जो कहते हैं अंडरमाइन, यानी आप दिखावे में तो करते हैं कि आप डेमोक्रेट हैं, पर आपकी जो नीतियां हैं वो इस प्रकार से जाती हैं जो संविधान के मूल्यों को पूरी तरह से उथल पुथल करती हैं। तो संविधान खतरे में है, ये बात कई पिछले 10-12 साल से काफ़ी स्पष्ट हो गई। वास्तव में आपको मैं रियल बात बताऊं तो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, मुझे उसी दिन से लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा लोकतंत्र के बारे में सोचा मैंने, और हमारा लोकतंत्र संविधान के आधार पे है जी। तो संविधान पे खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो बात है, आज समाज के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, जो सक्रिय ग्रुप हैं, ऐसे बहुत ग्रुप्स को लग रही है। और देश भर में ऐसे मैंने बम्बई में भी देखा, तो संविधान जागर अभियान जिसका मैं भाग हूँ, उसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने अपने तरीके से संविधान का प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसमें एक ये जो हमारा संविधान जागर अभियान है, उसमें एक विशेषता ये है कि हम केवल इस बात पर फोकस नहीं करते कि एक मीटिंग हो गई, 5 भाषण हो गए, सबने जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया, मीटिंग हो गई। इसमें हमारा फोकस ऐसा है कि जो जन संस्कृति है जी, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसके आधार पर लोगों के घर घर जाकर उनको इस बात पे जागरूक कराना कि संविधान के मूल्य क्या हैं, संविधान ने आपको क्या दिया, मुझे क्या दिया, उसको क्या दिया, हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। तो इस पर लीफलेट्स, बुकलेट्स, स्टिकर्स लेकर लोगों के घर जाना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि जैसे संविधान के बारे में हमने शुरू किया, तो शुरू में आइडिया ऐसी थी कि कुछ लीफलेट बनाए गए और जो कार्यकर्ता थे वो हाथ में गुड़ की थैली या शक्कर की थैली ले जाते थे। किसी भी घर में गए तो पहले मुंह मीठा कराया, हमको आपसे बात करना है संविधान के बारे में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो एक एक बात तो लोग अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो रवैया है वो बहुत सकारात्मक है। अब कोई जो बहुत मंझा हुआ है नकारात्मक विचारधारा में, तो उसको छोड़कर बाकी, जैसे आप प्यार मोहब्बत से जाओ और अपने गुड़ या शक्कर से शुरुआत करो, तो एक अच्छा फीलिंग लोगों में आता है। तो ये संविधान के आधार पे किया गया। उसी के साथ साथ जैसे महाराष्ट्र में एक वारकरी परंपरा होती है, ये विठोबा के नाम से होती है, तुकाराम और संत के आधार पे बहुत लोकप्रिय है। अब इसको आप कह सकते हैं धार्मिक परंपरा है। और पर इसमें भी कई लोग आते हैं, उनके बीच में संविधान की बात की गई कि भाई तुकाराम जो कहते थे वो संविधान के मूल्यों से कैसे मिलता है। कि जैसे तुकाराम का मुख्य अभियान क्या था, जाति व्यवस्था के विरोध में, नफरत के विरोध में, और एक सर्वशक्तिमान को समर्पण के रूप में। तो ये इसमें संविधान में कौन से मूल्य आते हैं, जाति प्रथा के विरोध में आते हैं, और दूसरे से प्यार करने के लिए आते हैं, समानता की बात आती है। तो इस प्रकार से एक बहुत क्रिएटिव तरीके से हम लोग तो खैर उसमें हैं, पर जो ज़्यादा कार्य है वो आपकी उम्र के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, और इनमें आधे से ज़्यादा सुझाव उनसे ही आते हैं कि भाई हम वारकरी के क्या साथ क्यों ना मिलें, हम ये दूसरा त्यौहार आता है, ईद आता है, दिवाली के मौके पर क्यों ना निकालें कि भाई ये दिवाली के हिंदुओं का त्यौहार तो है ही, पर इसको मुसलमान भी बनाते थे। जो मुग़ल दरबार में इसको जश्न-ए-चिरागा कहते थे, आप होली मना रहे हैं, उसको जश्न-ए-गुलाबी कहते थे। तो ये सब चीज़ें जो हमारी संस्कृति की हैं और जो हमको जोड़ने में मदद करती हैं, उनको संविधान से जोड़कर लोगों के बीच में जाने के लिए। और दूसरी उसमें बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो रही है वो ये कि नेता तो मिल जाते हैं, समर्पित बुद्धिजीवी भी मिल जाते हैं, पर जो आगे कार्यकर्ता चाहिए जो घर घर तक जाए वो बहुत कम बनते हैं। तो इस अभियान में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग किसी भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं, आप पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, दलितों के अधिकार पे काम कर रहे हैं, आदिवासियों के अधिकार पे काम कर रहे हैं, उन सब के बीच में जाके बताना कि भाई आपका आंदोलन बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा है। ये कोई उनको फ्लैटरी के लिए या उनकी झूठी तारीफ़ के लिए नहीं है,
पर उसमें एक बात और जो हम जोड़ते हैं वो ये कि कोई भी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब देश में लोकतंत्र बना रहे, जी, जब देश में संविधान के मूल्य वास्तविक में बने रहे। अगर ये मूल्य वास्तविक में नहीं है तो आपका आंदोलन आगे नहीं जा सकता, किसी न किसी आधार पर रोक दिया जाए। आपने कलाम में बात कही सर कि तभी सक्सेस हो जाएगा जब लोकतंत्र बना रहे, मतलब लोकतंत्र पे खतरा है, आपने बोला भी संविधान खतरे में है। उम्र की भी बात आपने की कि हमारी उम्र के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस अभियान में। सर, हमारी उम्र के लोगों को ये स्टेटमेंट मिला अपनी जवानी में कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, लगातार आप इन्हीं मूल्यों को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ते रहे, लड़ाई में कमी कहाँ रह गई सर? देखिए, कमी यहाँ है कि ये जो लोकतंत्र खतरा है, पहली बात तो ये है कि आज़ादी के साथ ही, आज़ादी के पहले कुछ प्रवृत्तियाँ थी जिनको लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास नहीं था। आज़ादी का पूरा आंदोलन, अंबेडकर का पूरा आंदोलन, भगत सिंह के बाद की राइटिंग्स, सुभाष चंद्र बोस की राइटिंग्स, इन सब में झलकता है कि हमको आज़ादी जो चाहिए वो केवल ऐसा नहीं है कि गोरे शासक जाएं और काले शासक आ जाएं। हमारा उद्देश्य उसमें एक प्रकार के समाज का भी है। उसी के साथ साथ जिसको आपने हिंदू फंडामेंटलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, उसके साथ एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म भी था। बिल्कुल था। तो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म कहाँ से आया था? ये इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ के जो नवाब थे, जो जमींदार, बड़े वर्ग, जो आप कह सकते हैं फ्यूडल सिस्टम के। हिंदू फंडामेंटलिज्म की जड़ें कहाँ थी? हिंदू राजा, हिंदू जमींदार। तो ये दो जो लोग थे, इनके जो मूल्य हैं वो सामंती मूल्य हैं। अब सामंती यानी फ्यूडल वैल्यू थोड़ा कठिन है समझना आज के लिए, क्योंकि समाज बहुत बदल गया है। फ्यूडल वैल्यूज, सामंती मूल्य दुनिया भर में ये ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं कि ऊंच नीच ईश्वर की बनाई हुई है। और धर्म की जो संस्थाएं हैं, अब ये धर्म को एक बात मत लीजिए, धर्म के नैतिक मूल्य महान, प्रेम करो, लेकिन उसका जो सियासी मूल्य है जो उसके चारों तरफ संस्थाएं बनती हैं, जिसको सत्ता प्रोटेक्शन देती है, उसको समर्थन करती है, वो बताते हैं कि भाई ऊंच नीच तो स्वाभाविक है, ये ईश्वर की दी हुई देन है, उसको आप ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम के रूप में आई, पर इंग्लैंड में जो फ्यूडल सिस्टम था, यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम में था, उसमें भी फ्यूडल लॉर्ड और एक गरीब किसान, इसके बीच में जो संबंध था वो वही था जो यहाँ के लो कास्ट और अपर कास्ट या जमींदार में। मतलब क्या कि आप इन्फीरियर हैं, आप नीचे हैं क्योंकि आपका जन्म इस प्रकार से हुआ है। आप स्त्री हो तो आपको घर की कैद में रहना है। ये हर जगह का मूल्य था। जैसे आप जाने कि कई जो देश है हमसे पहले आज़ाद हुए, उसमें भी औरतों को वोटिंग का अधिकार बहुत बाद में मिला। तो सवाल ये है कि ये जड़ें उस समय समाज में थी। एक तरफ राष्ट्र पूरा उद्वेलित हो रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, नए मूल्यों के लिए। ये राष्ट्रीय आंदोलन को केवल एक अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष देखना आधापन होगा, गलत होगा, क्योंकि उसी के साथ साथ नए मूल्यों की प्रस्तावना हो रही थी, जहाँ पे औरतों के लिए भी बराबरी थी, दलितों के लिए भी बराबरी थी, मुसलमानों के साथ भी प्यार मोहब्बत था, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। आप राष्ट्रीय आंदोलन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, लीडर्स को देख लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को देख लीजिए। लीडर्स में आपको देखिएगा, एक तरह अगर गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, ये बिस्मिल हैं तो अशफाकुल्ला भी हैं, फिर आंदोलन में ये जो सरोजनी नायडू हैं तो जवाहरलाल नेहरू भी हैं। अंबेडकर आंदोलन के समांतर चल रहे थे, बता रहे थे कि आप जा रहे हो पर ये मैं जो खड़ा हूँ दलित के रूप में, मेरा क्या, और मेरे मूल्य वही है जो आपको जिस तरफ जाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये यानी अंबेडकर को मैं राष्ट्रीय आंदोलन का एक मॉनिटर मानता हूँ। अच्छा, मॉनिटर, अच्छा स्टेटमेंट है सर, शानदार। कि वो गांधी ने क्यों शुरुआत किया 1932-33 में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन क्यों शुरू किया? अरे वो अंबेडकर के साथ साइन करते हैं पूना पैक्ट जी, और रियलाइज़ करते हैं अंबेडकर को चाहिए क्या। ये तो इतनी अपने समाज के बारे में बात कर रहा है और जो मुद्दे के बारे में बात कर रहा है वो तो सही है। वो बोले मैं 2 साल तक राजनीति में कुछ नहीं करूँगा,
केवल गांव-गांव जाके जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय आज़ादी के आंदोलन के मॉनिटर थे और ड्राइव कर रहे थे, वो दिशा दे रहे थे, मूल्य दे रहे थे। अच्छा, भगत सिंह को मैं इसका ये मानता हूँ शक्ति, पेट्रोल, फ्यूल। क्यों? क्योंकि एक 23 साल 8 महीने का नौजवान बाप को कहता है कि अगर आपने मेरी तरफ से माफ़ी मांगी तो ये मेरे पीठ में छुरा भोंकने के समान है। क्यों कहता है? वो अपने लीडर चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों बोलता है कि मैं ही जाऊंगा, मैं ही एक काम करूंगा ताकि फांसी की सज़ा मुझे हो, ताकि मैं कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में संदेश दे सकूं कि हमारा आज़ादी कैसे होगी। मीडिया भी हमको कवर नहीं करता, यानी मीडिया की आज की बात तो छोड़िए, उस समय भी इस प्रकार की चीज़ों को कवर नहीं करता था। तो बोले कैसे जाएगा मीडिया तक? कोर्ट में मैं बयान दूंगा, छपेगा और लोग सब करेंगे। तो ये जब चंद्रशेखर आज़ाद, वो लीडर था उनका, वो जानता था ये भगत सिंह मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल है, वो चाहता तुम फांसी के फंदे पर मत जाओ। ये जब आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हाथ खड़े कर दिए, जाओ भाई। और भगत सिंह का ये भी कहना था कि सबसे बेहतर तरीके से मैं वो बात रख सकूंगा। कहा यही, इसीलिए तो फिर वो गए और उन्होंने जिस प्रकार की बातें रखी। और कल्पना कीजिए आप कि 23 साल 8-6 महीने का नौजवान फांसी के फंदे को चूमता है हंस के, और उसके पहले वो जो हंगर स्ट्राइक जेल में करते हैं, पूरे देश की आत्मा चेत जाती है। ये वो इंजन था। उधर वो मॉनिटर खड़ा है और बीच में इम्प्लीमेंट करने वाला गांधी खड़ा है, एग्जीक्यूशनर। और इसी में भगत सिंह ने अपने पिताजी को कहा कि आप मेरी बात मानते हैं तो एक काम कीजिए, मेरे मरने के बाद भी आज़ादी के आंदोलन के जनरल का साथ दीजिए। अरे वाह। यानी गांधी तो कोई उनका हो सकता है कि 17-18 साल पे बोलेंगे बम बनाएंगे, अंग्रेज़ों को भगा देंगे, पर जब तक वो 23 साल पे आते हैं, एक तरफ तो वो लिखते हैं कि आज के नेताओं में सबसे जो बेहतर है वो नेहरू है। विश्व थॉट्स उनका जो था, पूरा वो कीर्ति में उनका आर्टिकल है। और दूसरी तरफ से बाप को कहते हैं कि भाई आप आज़ादी के आंदोलन में गांधी का साथ दीजिए। तो ये जो आज़ादी का आंदोलन केवल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं था, ये नए मूल्यों को यहाँ प्रस्थापित करने के लिए भी था, नई चेतना बोध की उत्पत्ति का भी था। और जो दूसरे लोग थे, हिंदू कम्युनलिस्ट, मुस्लिम कम्युनलिस्ट, वो तो अपनी राजाशाही के विचार में खोए हुए थे। कोई कहते थे मोहम्मद बिन कासिम तो हमारा पहला नागरिक है। नागरिक शब्द कैसे लिया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सहमति समाज में नागरिक होता नहीं है। और इधर कहते थे हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, और मनुस्मृति हमारा सबसे पूज्य ग्रंथ है, सम्माननीय ग्रंथ है हमारा। तो फिर ये 3 मूल्य टकराए, और इसमें बीच वाला जो मूल्य है आज़ादी के आंदोलन वाला, वो अंग्रेज़ों को भगाने में भी सफल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लाने में भी सफल हुआ। पर गलती क्या हो गई कि जब तक नेहरू और गांधी और नेहरू थे, तब तक लोगों की चेतना को वो जागृत करते रहते थे। जैसे गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और नेहरू ने वो करके दिखाया। तो उस समय तक ये जो सांप्रदायिक ताकतें, फंडामेंटलिस्ट ताकतें, इनको इतनी जगह नहीं मिली, पर ये भी सक्रिय थी। उनका सक्रियता से मुकाबला नहीं किया गया। और सबसे बड़ी कमज़ोरी जो रह गई हमारे आज़ादी के आंदोलन में, और जो प्रगतिशील लोग, मैं उनको बहुत इज्जत से नमन करता हूँ, फिर भी जो गलती रह गई वो ये थी कि जिस प्रकार से समाज बदलता है, बदले हुए समाज के मूल्यों को कतार के आखिरी व्यक्ति तक ले जाने की ज़रूरत होती है, जो गांधी का जंतर कहता है। गांधी के बाद में तो ये बात हुई नहीं। फिर सबसे बड़ी बात हुई, कांग्रेस सत्ता में आई। नेहरू तो सत्ता के साथ साथ मूल्यों को संभाल रहे थे। बाद में वो हाइट किसी के पास नहीं थी कि, और जो आंदोलन थे, आंदोलनों ने कहा ये सांप्रदायिक ताकतें क्या करेंगी, हिंदू मुसलमान करके क्या करेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगी। मैं भी यही कहता था, कमतर आका 6 दिसंबर 1992 तक मुझे भी यही लगता था, अरे ये सांप्रदायिकता क्या है, एक बार हम समाज में प्रगति करेंगे, लोग भूल जाएंगे, लोग अपनी नागरिकता के आधार पे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो ये कमतर आका, इसलिए उसके लिए विशेष जो कोशिश करना चाहिए थी वो नहीं हुई। और वो जो मेरे ख्याल से प्रगतिशील ताकतों की भारत में सबसे बड़ी कमज़ोरी यही रही है कि उन्होंने इस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स और उनके पीछे छुपे हुए मूल्य, ऊंच नीच के,
मनुस्मृति के, सारांश में कह रहा हूँ मनुस्मृति। अब मनुस्मृति कहना एक बात है क्योंकि इससे बहुत इशारा मिल जाता है, पर उसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत तरीक़ों से आ सकता है। तो वो नहीं हुआ, इसीलिए ये ग्रुप्स का ये सफल नहीं हुए, इसीलिए फंडामेंटलिस्ट ताकतें बढ़ती गई। और दूसरी बात आपको एक सकारात्मक बता दूं, पिछले 15-20 साल से, पहले एक्चुअली 1980, 84, 90 के आसपास हमारे बीच में भी डिबेट होते थे, तो लोग कहते थे क्या फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस ने 1984 कराया और बीजेपी दूसरे दंगे करवा रही है, दोनों एक तो है। पर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उनके पहले टर्म में वो माइनॉरिटी में थे जी। फिर भी उन्होंने उस दौरान जो किया, तो हमारे वो जो दोस्त लोग थे कि भाई ये क्या फ़र्क है, बोलने लगे हाँ फ़र्क है। क्या फ़र्क था सर? फ़र्क ऐसा था कि जो मानव अधिकारों की चीज़ें थी उसको एक तरफ से सप्रेस किया जाने लगे, कट के। नंबर 2, आपने जो मुख्य तौर से साइंटिफिक टेम्पर का सवाल उठाया है, उस समय उस मंत्रिमंडल में एक पीएचडी के प्रोफेसर थे, पीएचडी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मुरली मनोहर जोशी। साइंटिफिक टेम्पर की का इसमें जो कहते हैं वो जो कब्र, उस पर पत्थर लगाने वाले वो थे। कैसे? फिजिसिस्ट हैं, प्रोफेसर थे। उसमें एक विज्ञान आता है एस्ट्रोनॉमी। हाँ, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों की दशा। जी। इन्होंने उसके समांतर लिया एस्ट्रोलॉजी। हाँ, राहु है, केतु है, आप सरसों का तेल उनको दीजिए तो खुश हो जाएंगे। तो मार्गदर्शक जो आज के हैं, हाँ, उन्होंने मार्ग खराब किया है। तो और सुनिए ना, फिर उन्होंने तो फिजिक्स का स्टूडेंट क्या करेगा, एस्ट्रोनॉमी की क्लास से निकल के एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जाएगा और पढ़ेगा राहु है, केतु है, शनि है, और आपके लग्न की दशा ग्रह तैयार कर रहे हैं। और जिस ग्रह को पता भी नहीं होगा, मेरे जैसा अदना आदमी यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, वो मेरे जीवन की दिशा को तय कर रहा है। उसी आधार पे हम शादियाँ करवाते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो यहाँ से एक प्रकार से जो 1998 के बाद जो गवर्नमेंट आई, वो उसने इस प्रकार से किया। फिर बाद में तो ये चीज़ें चलती रही, और इस खतरे को प्रगतिशील ताकतों ने बहुत लेट पहचाना, बहुत लेट पहचाना। मैं जैसे याद है मुझे 1980 के दशक में कुछ लोग सक्रिय थे, जैसे मेरे गुरु असगर अली इंजीनियर, प्रोफेसर पणिकर, ऐसे लोग थे। 1992 के बाद बहुत महत्वपूर्ण लोग आए जिन्होंने इसकी बात की, जैसे तीस्ता से तलवार, जावेद आनंद, हमारे जैसे कुछ लोग भी उसी समय से जुड़ गए। पर ज़्यादातर लोगों ने इस पर दखल नहीं दी। वो कह रहे थे हम नर्मदा का आंदोलन कर रहे हैं, वी आर हैप्पी, हम दलित राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, वी आर हैप्पी। और उस समय जो फॉर्मूला बनना चाहिए था, हाइंडसाइट में गलतियां देखना चाहिए कि भाई ये आंदोलन मैं तभी कर सकूंगा नर्मदा का या दलितों का या स्त्रियों के लिए जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो मेरे काम के साथ लोकतंत्र का जिंदा रखना मतलब सांप्रदायिकता से मुकाबला करना, लोकतंत्र को जिंदा कर रखना है, सांप्रदायिकता का मुकाबला करना। ये फॉर्मूला उस समय आया नहीं था, जो अभी पिछले 8-10 साल से दिख रहा है। गांधी के बारे में एक बार मैंने सुना था सर कि गांधी अपने आंदोलनों में शामिल होने वाले लोगों को तैयार करते थे जी। उस तैयारी में उनको समय लगता था, इसीलिए वो वैल्यूज इम्पार्ट कर पाते थे, और इसीलिए शायद गांधी के पास नेहरू दिखते हैं। गांधी के साथ नेहरू जैसा कोई व्यक्ति है जिनके ऊपर गांधी को भी अटूट भरोसा है, पटेल हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त टीम गांधी तैयार कर पाते हैं। क्या हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में बात कर रहा हूँ, वो लोगों की बड़ी तादाद को सिखाने में, शिक्षित करने में, एजुकेट करने में नाकामयाब रहा? अगर रहा तो इसका कारण क्या था? कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान था, या आलस थी, या असल में लड़ाई का दिखावा था, लड़ाई थी नहीं? मैं इससे अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि इसको जैसे ग्रेगरी स्टेंटन को आपने बताया जी, इन्होंने उस प्रकार के खतरे को पहचाना नहीं। खतरा आ रहा था। 1963 में जबलपुर में दंगे हुए, वो भार्गव नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की, वहाँ से वो चालू हुआ। और उस समय नेहरू ने पहचाना कि ये खतरा है, इसलिए उन्होंने सुभद्रा जी को कहा कि आप ये बनाइए, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना की। इंसिडेंटली बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनी, आज है नहीं है, 11 साल से नहीं है। जब भी बीजेपी सरकार आती है उसको सुला देती है, फ्रीज़र में डाल देती है।
और बाकी ग्रुप्स ने, जैसे यहाँ लेफ्ट मूवमेंट अच्छा रहा है, मज़दूरों के अधिकारों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, औरतों के अधिकारों के लिए बहुत अच्छा रहा है। पर उन्होंने भी अपने काडर्स को, कार्यकर्ताओं को उस प्रकार से प्रशिक्षित नहीं किया जैसे गांधी ने किया। एग्जैक्टली, मेरा सवाल यही है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। जैसे देखिए, अब वेस्ट बंगाल में 35 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल रहा जी। आपको पूरा मौका है, आप एक जनरेशन को तैयार कीजिए जो आपके विचारों में ढलती है, समर्पित है, कार्य करती है। वो नहीं हुआ क्या? फिर सत्ता की कुर्सी से चिपक के सत्ता के सवालों को, समीकरणों को हल करने में उनकी पूरी ताकत गई और ये काम नहीं हुआ। ये मैं खुद की आलोचना कर रहा हूँ, 1992 तक मैंने भी इसको रियलाइज़ नहीं किया। मैं भी थोड़ा बहुत मजदूर आंदोलन से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने भी इसको सीखा। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है कि प्रगतिशील लोगों ने लोगों के बीच में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को पहुंचाना था, गांधी कम्युनिकेटर गांधी जब एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और उसकी खबर आती है तो पूरा देश हिल जाता है। गांधी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो लोग समझते हैं यार मुझे तो टैक्स देना है, गलत है। तो वो उनका मैसेजिंग जो था ब्रिलियंट। कोई एमबीए स्कूल और कोई एमबीए की डॉक्टरेट आपको ये नहीं पढ़ाएगी। और गांधी को पढ़ना है तो उसका मैनेजमेंट टेक्निक ये भी देखना चाहिए। एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। सर एक चीज़ आप ये बताइए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, लगातार मैं उसकी बात करूंगा जी जरूर, कि गांधी ठीक है, अब एक गांधीवादी है, प्रगतिशील लोगों की जो आपने बात की, प्रगतिशील लोगों में कुछ लोग गांधीवादी हैं, कुछ लोग अम्बेडकरवादी हैं, कुछ लोग मार्क्सवादी हैं, कुछ लोग लेनिनवादी हैं, लेफ्टिस्ट हैं जी। ठीक है, क्या आपको लगता है ये जो तमाम तरह के लोग हैं अलग अलग कैटेगरीज में, आपस में भी लड़ते रह गए, आपस में इनकी मुखालफत खूब चलती रही? क्योंकि मैं अब भी देखता हूँ, जिन 11 सालों की बात आप कर रहे हैं, पिछले 10-11 सालों की, इसमें भी अम्बेडकरवादी लेफ्टिस्ट से लड़ रहा है, अम्बेडकरवादी गांधीवादियों से लड़ रहा है, गांधीवादी लेफ्टिस्टों के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट गांधीवादियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा जो एनिमी है आपका, या बड़ा जो खतरा है, उसको दरकिनार करके आपस में लड़ना झगड़ना, क्या ये हमेशा से चलता रहा है हमारे देश में? नहीं, हमेशा से नहीं चलता रहा। ऐसा कहूँ तो मेरे ख्याल से 60 के दशक के बाद ये चालू हुआ। पहले देखिए, अंबेडकर और गांधी के मतभेद थे, बिल्कुल थे। पर अंबेडकर ने समझौता किया और अंबेडकर ने बाद में अपनी दूसरी शादी के समय लिखा, दूसरी शादी उनकी एक ब्राह्मण लड़की से हुई। क्या लिखते हैं वो? आज अगर बापू होते तो बहुत खुश होते। दोनों में मतभेद है, कांग्रेस और अंबेडकर में मतभेद है, पर कांग्रेस बोलती है कि आप कैबिनेट में आइए। वो बोलते हैं क्या काम दोगे आप मुझे? तो बोले आप लेबर डिपार्टमेंट लीजिए, ज़्यादा दलित तो लेबर हैं। तो वहाँ बैठ के वो करते हैं काम। फिर जो वामपंथी हैं, अब वामपंथी शुरू में 1942 के पहले आज़ादी के आंदोलन में सबसे आगे रहते हैं। वास्तव में आप देखिए तो वास्तव में आपको एक एजेंट कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा न लिया हो, ठीक है, और आपको एक आरएसएस वाला नहीं मिलेगा जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। कंट्रास्ट है। पर आज दो पोल्स हैं। तो खैर, कम्युनिस्ट भी पूरा इस बात का समर्थन करते थे और अपोज भी करते थे कि मजदूरों की स्ट्राइक हुई तो खड़े हैं, डंडा खाने के लिए वो खड़े हैं। पर फिर बाद में थोड़ा उनको कन्फ्यूजन, आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन, क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन था मेरे ख्याल से थोड़ा मैकेनिस्टिक था, लेफ्टिस्ट का। लेफ्ट मैकेनिस्टिक ऐसे था, आज़ादी मिली, बोले तो कुछ आज़ादी नहीं है। अब यहाँ दोनों मिल गए। आरएसएस वाले भी वही बोल रहे हैं ये आज़ादी झूठी है क्योंकि आज़ादी तो हमको 2014 में मिलेगी जी। और भविष्य देख रहे थे वो। 2014 में आज़ादी मिलेगी। और ये भी वही बोल रहे थे आज़ादी झूठी है क्योंकि यहाँ की जो एप्लीकेशन था लेफ्ट आइडियोलॉजी का, वो नेहरू ने किया। आज़ाडी है, पहले हमको ये आज़ादी नहीं थी कि हम फैक्ट्रियाँ खड़ी करें, आईआईटीज़ खड़ी करें, आईआईएम्स खड़ा करें, एम्स खड़ा करें और डैम्स बनाएं। नेहरू उस बात को देख रहे थे जी। कम्युनिस्ट उस बात को यही देख रहे थे कि भाई आप तो सोवियत यूनियन से, आप अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। नेहरू ने कहा मैं सबसे समझौता करूंगा, जहाँ से मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी मिले मैं ले आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए करना है। आई हैव टू बिल्ड द नेशन। और वहाँ कम्युनिस्ट थोड़ा एक ही बात पे फोकस किए
मजदूरों के अधिकार बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी विचारधारा सही है, पर आप इस विचारधारा को आखिर के मजदूरों तक ले तो जाओ कि हमको अपने अधिकार क्यों चाहिए, क्योंकि हमको एक बेहतर देश चाहिए। क्योंकि सिर्फ मेरा सवाल अगर मैं देखूंगा तो समाज बदलेगा नहीं। अगर मेरे समाज के सवाल के साथ मैं समाज को लेकर चलूँगा तो देश में बदलाव आना निश्चित है। तो यहाँ की ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने गांधी के बारे में पूछ। तो आज सब लोग क्या हो गए हैं, 2-3 प्रकार के लोग आ गए हैं जो खुद को गांधीवादी कहते हैं, गांधी के आश्रमों में बैठे हुए हैं जी। गांधी ज़्यादा सड़कों पे रहते थे, वो आश्रमों में है, यात्रा में रहते थे, जेल में रहते थे, ये आश्रमों में बैठे। अच्छा, अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर क्या कहते थे कि जब तक दलितों के अधिकार पूरे नहीं होंगे मेरा सपना अधूरा है, मैं रुकूंगा नहीं। अब 1956 के बाद देखिए, दलित को ज़मीन चाहिए, दलित को नौकरी चाहिए, दलित को ये अधिकार चाहिए। कितने दलित लीडर इसके लिए खड़े हुए हैं, ये सोचिए। तो उसमें 2-3 कारण हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन, दूसरा खुद के लिए सत्ता की चाह। आज के जो मैं दलित लीडर देखता हूँ उसमें एक बड़ा तबका है, दूसरे लोग भी हैं, पर एक तबका है जो, जैसे वो चिराग पासवान ने कहा था ना, बेचारे उसको मैं सिंगल आउट कर रहा हूँ, पर उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कहा था, मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ। क्या बात है कि अम्बेडकर कभी ऐसे कहते कि मैं नेहरू का हनुमान हूँ। अम्बेडकर तो कहते हैं नेहरू जी तो आप ये गलती कर रहे हैं, इसको सुधारो। सत्ता के सामने खड़े होने की ताकत, सत्ता के सामने खड़े होने की ताकत, उसके बोलने की ताकत। तो एक अम्बेडकरवादियों का ये हो गया। और पीछे कोई ढूंढ के लाया कि कांग्रेस ने अम्बेडकर को हराने की कोशिश की थी, अब वो उसको लेके चल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कांग्रेस ने इनको मिनिस्टर बनाया, इनको हिंदू कोड बिल का ये रिफॉर्म लाने को बोला, कांग्रेस ने इनको पूरा काम के लिए सम्मान दिया। वो ये नहीं देख रहे कि वो ये देखते अरे भारत रत्न नहीं दिया इनको। अब आप ये बताइए, सिंबोलिज्म में ज़्यादा ज़रूरी तो समाज में काम होता है। जो कांग्रेस ने अम्बेडकर को पूरा मौका दिया एज ए मिनिस्टर, और उस समय मिनिस्ट्री ऐसी नहीं थी, अभी तो वन मैन मिनिस्ट्री, वन मैन शो है पूरा। तो उस समय तो ऑल वेर इक्वल, जवाहर के सामने कोई भी खड़ा कर सकते थे कि आप यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, उसको बदलिए। दैट इज़ व्हाट कैबिनेट इज सपोज टू डू, राइट। तो अभी तो कैबिनेट में यस सर, वो वाली कैबिनेट अभी आ गई है। तो दलितों का ये प्रॉब्लम है, कम्युनिस्टों का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी काफ़ी इससे सिंपैथेटिक रखता हूँ, क्योंकि एक आफ्टर ऑल ये गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। पर ये बदलती परिस्थिति में इन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल को अंडर एस्टिमेट किया, कम्युनिस्ट्स ने, एंड सोशलिस्ट ने भी अंडर एस्टिमेट किया। अभी तो खैर वो काफ़ी सक्रिय हो रहे हैं इस पर, वो बहुत अच्छी बात है, पर काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया। वो मज़दूरों के अधिकार दिलाने में रहे और ये चीज़। तो ये सब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो पहला आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है कि रशिया में जो हुआ वो हमें इंडिया में वैसे ही होगा, गलत है। या फिर अम्बेडकर जो रास्ते पे गए थे, रास्ता बहुत मुश्किल था, वो तो मिनिस्टरशिप को ऐसे लात मार के फेंकते थे। अभी के ज़्यादा दलित लीडर तो चाहते हैं मैं कब एमपी बनूंगा, हनुमान बन के एमपी बनते हो तो बन जाएं, मिनिस्टर कब बनूंगा। सोशलिस्ट लोग तो खैर हमेशा थोड़ी नेहरू की पहले आलोचना करते थे, अच्छी बात है, आलोचना बहुत अच्छी है, पर जो नेहरू सकारात्मक कर रहे थे उसके साथ तो चलो। तो ये सब के कारण ये सब फ्रैगमेंटेड रहे, और उसमें अभी पहला जो अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो इंडिया अलायंस है जी, पॉलिटिकली है। और दूसरा आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो सोशल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो आंदोलन के लोग अभी आपस में मिल रहे हैं। हाँ, भारत जोड़ो अभियान, मतलब एक जो बड़ा एनिमी वाली जो बात चल रही है, जी शायद उसकी पहचान हो रही है। भारत जोड़ो अभियान, एडुलू कर्नाटका, बेस्ट। भाई ठीक है, मेरे और आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आप ये लाइन चलाते हैं, मैं वो लाइन चलाता हूँ, पर दोनों में एक समानता है। हम लोकतंत्र चाहते हैं, हम संविधान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम लोगों के अधिकार के लिए चलना चाहते हैं, उस पर आप सहमत हैं? चलिए कंधे से कंधा मिला के आगे चलते हैं। अभी वो बात जो आ रही है वो बहुत स्वागत योग्य है। एटलीस्ट एक कॉमन पॉइंट देखा जा रहा है जी, कि इस कॉमन पॉइंट पे हम लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, तो चल लेते हैं। क्या सर, जब पॉलिटिकली हम एनालाइज करें चीज़ों को,
तो राहुल गांधी जो फिलहाल विपक्ष के नेता हैं, इंडिया अलायंस के सबसे अहम व्यक्ति में से एक हैं, राफेल का मुद्दा उठाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। अडानी का मुद्दा उठाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं जी। वोट चोरी का जब मामला होता है तब सब लोग इकट्ठा हैं। तो क्या ये इसलिए कि भाई जब आपके एग्जिस्टेंस पे डायरेक्टली कोई सवाल उठ रहा है तब सब इकट्ठे हो रहे हैं? दरअसल लोकतंत्र वोकतंत्र आपके नजर में नहीं है, ऐसा दिखता है क्या? आपने बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन किया है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो ज़्यादातर देश के बारे में उतना नहीं सोचती है। बड़े बड़े लीडर हैं रीजनल, आंध्रा में देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, वो देखते हैं मेरी सत्ता की रोटी कहाँ से सिकती रहेगी, इसीलिए वोट चोरी पे आ गए सामने। पर जब वो आलोचना करते हैं किसी एक संगठन की जो सांप्रदायिकता की बात करता है तो वो चुप रहते हैं। राहुल गांधी के सिवा कौन बोलता है? कांग्रेस के अंदर भी बड़ा दिमाग तो लगा हुआ है ऐसी लीडरशिप का, जो भाई मैं तो आज मंत्री हूँ, मेरा बेटा भी मंत्री बनना चाहिए, बहू कहीं एमएलए बन जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। राहुल की मुख्य मुसीबत कांग्रेस के बाहर नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी है। तो दोनों तरफ से वो मुकाबला करते करते कहाँ तक आगे जाएंगे वो देखने की बात है। पर मुद्दा दोनों तरफ से है, अंदर भी है और बाहर भी। पर उनका जो अंदर वाला मामला है उसको सुलझाने के लिए काफ़ी अच्छे कदम वो उठा रहे हैं और उसमें मुझे कुछ निजी नॉलेज भी है। सर प्लीज थोड़ा सा शेयर करें। हाँ। क्योंकि कल ही मेरी चर्चा हो रही थी किसी से, मैं वो ऐड ऑन करता हूँ, फिर आप अपना जो आप बता रहे थे वो बताएं। मेरा निजी नॉलेज ऐसा है कि मैं क्योंकि वक्ता के रूप में जाता हूँ ज़्यादा, और तो कुछ मेरे से होता नहीं है बहुत, तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो सक्रिय, अच्छे, बेहतर, समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको गहराई से ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, एजुकेट करने की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, अहिंसा के रास्ते के बारे में। और उसी में से कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की एक बड़ी कमी है कि यहाँ संगठन उतना मजबूत नहीं है, कई जगह नाम हर जगह है, हाँ, लोग नहीं है आपके पास, लोग नहीं है, तो कई लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। ऐसे मैं 2-4 बहुत समर्पित लीडर्स को जानता हूँ जो केवल उनको मिनिस्टर नहीं चाहिए, एमपी नहीं बनना, या मिनिस्टर रह चुके हैं, हो गया, देख लिया बहुत, अब मैं ग्राउंड लेवल पे संगठन बनाऊंगी, मैं ग्राउंड लेवल पे कार्यक्रम करूंगा जिससे लोगों को अहिंसा का रास्ता समझे। और ये करीब 4-5 साल से तो ये प्रक्रिया में चल रही है। सर राहुल गांधी के लिए समस्याएं केवल कांग्रेस के बाहर नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी हैं जी। ये बात पहली बार नहीं हो रही जी, जी, जी। पहले भी हम लगातार ये बात सुनते रहे हैं जी। आप लीडर हैं जी, और कोई भी लीडर अपने सराउंडिंग को चुन सकता है, और अगर आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं लेकिन उसकी रेमेडी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपकी लीडरशिप पे तो सवाल उठेगा। आखिर 5-7-8 सालों से ये बात चल रही है। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, प्रेसिडेंट जब वो थे, उन्होंने कहा था मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद किसी और ने इस्तीफा दिया नहीं। लगातार ये बात चल रही है कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग राहुल गांधी के आइडियाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात आती है तो कुछ लोग बड़ा नाराज सा हो जाते हैं। ठीक है, राहुल गांधी अगर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो लीडरशिप में दिक्कत तो दिखती है ना सर? देखिए, अब ऐसा है कि उसमें एक तुलनात्मक आपको देखना पड़ेगा कि आज के समय में कौन सा व्यक्ति है जो इन विचारों के आधार पे टिका हुआ है, खुद को पावर मिले ना मिले वो टिका हुआ है इस बातों पे, और उसमें मुझे राहुल गांधी के सिवा कोई दिखता नहीं है। कांग्रेस की मशीनरी इतनी बड़ी है कि उसको सैनिटाइज करते हुए, उसको साफ़ सुथरा करते हुए वक्त लगेगा। तो मेरा अंदाज़ है कि उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की है, पर कई चीज़ों के परिणाम काफ़ी बाद में दिखते हैं। तो वो प्रक्रिया तो उन्होंने शुरू कर दिया है, पर कांग्रेस में भी जो बहुत बड़े एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं उनको हिलाना आसान नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा उनको वक्त देना चाहिए ये प्रक्रिया के लिए, क्योंकि आपका घर छोटा है तो आप एक दिन में साफ़ कर लेंगे, आपका महल है तो साफ़ करने में आपको वक्त लगेगा, और वो कर तो रहे हैं सब, मुझे लगता है। सर आपने जो बात बताई कि एजुकेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या लोगों को इन टोटल, आप लोग भी संविधान जागरण यात्रा के हिसाब से मुझे लगता है वही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में। किसी भी फिगर को कब्जा कैसे कर लिया जाता है, मेरा इशारा पटेल साहब की तरफ है
कि सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया, जी, भगत सिंह जो वाई एम एनर्थीस्ट जैसी चिट्ठी लिखते हैं, और उन भगत सिंह का नाम लेकर भयंकर सांप्रदायिक गाने बजाते हुए लोग दिख जाते हैं। सरदार पटेल पर बीजेपी क्लेम कर देती है ये अपना आदमी था भाई, और नेहरू से इसकी नहीं बनती थी। कैसे ये लोग कब्जा कर पाते हैं? ये आपकी यंत्रणा पे है। आज आप देखिए, करीब उनका गोल है 1 लाख शाखाएं बनाने का। तो आपके पास कार्यकर्ता कितने होंगे? 8-10 लाख कार्यकर्ता होंगे, उसमें स्वयंसेवक और प्रचारक। तो आप एक जब नारा देते हैं, आज देश में अगर सबसे कोई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर है लोगों तक पहुंचने वाला, तो वही हिंदू फंडामेंटलिस्ट संगठन है। इसीलिए आप इतिहास में से खोज के निकालते हैं, गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। अरे भाई साहब, गांधी ने नहीं बचाया, आपने कैसे बचाया? आपने कोई प्रस्ताव पास किया? आपने कोई शोक सभा की? आपने कोई मातम मनाया? गांधी ने तो लेटर्स लिखे लॉर्ड एरविन को। लॉर्ड एरविन ने भी बोला कि मैं इस पर कंसिडर करूँगा। पर उधर ऊपर इंग्लैंड से आ गया कि नहीं ये, और वो एरविन समझौता ज़रूरी था क्योंकि 1930 के इतने लोग जेल में थे, उनको रिलीज़ कराना भी ज़रूरी था। तो उन्होंने एक पकड़ लिया, गांधी था। और इसको नहीं, ऐसी ऐसी फिल्में आई हैं दोस्त कि जो बताती हैं कि गांधी ने 1931 में कराची कांग्रेस हुई तो उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था कि भगत सिंह को जो फांसी है हम उसकी निंदा करते हैं। तो ऐसी फिल्में झूठ बोलने वाली आ रही हैं जो बोलती हैं गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। और मैंने स्टडी किया तो गांधी तो उसके समर्थन में थे, और उसको बनवाने वाले प्रस्ताव को ड्राफ्टिंग में उनका हाथ था, गांधी का। तो इतना झूठ फैला के, क्योंकि आप सफल हो रहे हैं, तो फिर बात तो ये समझने लायक है कि कहीं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ जो गांधी की थी वो उसके मुकाबले में इन्होंने जो डेवलप किया है कि ठीक है, हमारे पास वैसे आंदोलन के माध्यम से कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते, तो कानाफूसी, शाखाएं, शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, IT सेल खड़ा करो और करो। तो वो उन्होंने बहुत मजबूती से किया है, जिसको तोड़ने के लिए भी कोशिशें हो रही है पिछले कुछ सालों से। जैसे YouTube चैनल्स हैं आपके जैसे बहुत, जो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे सामाजिक ग्रुप्स भी हैं जो इस प्रकार की कार्यशालाएं ले रहे हैं सच्चाई के बारे में, और छोटे छोटे पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, बुक्स ये सामने आ रही हैं जो इन चीज़ों को सामने ले जाएं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि जो मतलब अब आइडेंटिफाई हो चुकी है प्रॉब्लम, बिल्कुल, जिस चीज़ को पहले आप लोग कमतर आंक रहे थे। जी, हर्डल्स भी पता है, बाधाएं भी पता है, तो लड़ने के तरीके वो ईजाद किए जा चुके हैं जी, काम चल रहा है उन पे। चलिए, हम लोग सच की बात कर रहे हैं कि सच्चाई जो है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक बहुत बड़ा झूठ, मैंने 1-2 वीडियोस उस पर किए हैं सर इसी चैनल के ऊपर, डिवीजन, पार्टीशन एक्चुअली ऑफ इंडिया के लेकर। NCERT का मॉड्यूल आया, NCERT कहता है भाई जिन्ना, नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन, ये 3 विलन थे भारत के बंटवारे के। अपेरेंटली देखें तो खेल जब चल रहा था, तात्कालिक घटनाओं में यही 3 प्लेयर्स दिखते भी हैं, लेकिन वैक्यूम में तो कोई चीज़ स्टार्ट होता नहीं है। जिन्ना की डिमांड वैक्यूम में तो आई नहीं होगी, उससे पहले भी कुछ चीज़ें चल रही होंगी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं सर कि पार्टीशन के असली गुनहगार नेहरू थे, जिन्ना थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या नहीं थे? अगर थे तब तो ठीक है, NCERT पढ़ा ही रहे, नहीं थे तो कौन थे साहब बंटवारे की प्रक्रिया? मैंने पहले बताया कि एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन था, और राष्ट्रीय आंदोलन में मैं अंबेडकर को एक मॉनिटर के रूप में और भगत सिंह को एक इंजन के रूप में देखता। दूसरी तरफ हिंदू कम्युनलिज्म, मुस्लिम कम्युनलिज्म। अच्छा, मुस्लिम कम्युनलिज्म क्या कहता था? क्योंकि वो नवाबों में से आया था, उसने बोला हम तो एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। कब से? 8वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया, राज किया, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब हिंदू महासभा वाले, हिंदू सांप्रदायिकता वाले चुप रहते क्या? बोले आप तो 800 साल से है ना, हम तो अनादिकाल से हैं। डार्विन का वो बंदरों को छोड़ के उसके बाद से हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। मज़ेदार बात हो गई। और फिर ये दोनों ताकतें अपने अपने तरीके से काम करती रही। अब ये दोनों वैसे समांतर चली, आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं कि ये इसने किया इसलिए वो किया। अच्छा, मतलब एक्शन रिएक्शन वाला मामला नहीं था। एक्शन रिएक्शन, पैरेलल प्रोसेसेस। वो रिएक्शन किसके लिए है? अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट। बोथ आर रिएक्शंस अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट।
ओके। दोनों राष्ट्रीय इसके, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन क्या मूल्य दे रहा था ये बात कोई करता नहीं है ज़्यादा। एक ही बोलता है अंग्रेज़ों को भगाओ, अंग्रेज़ों को भगाओ, वो थोड़ी था। राष्ट्र का बनना, चेतना बोध जिसकी बात हम चेतना बोध। एक तमिलनाडु का व्यक्ति पंजाब के व्यक्ति को माने कि मेरे देश का है, ये आसान नहीं है। यूनिफिकेशन। लैंग्वेज, एक उत्तराखंडी बोलने वाला और एक केरल का व्यक्ति एक दूसरे से पहचाने, ये आसान नहीं था। ये था भारत की आज़ादी का मूल, दो चीज़ें, भारत का बनना और ये मूल्यों का उदय। अच्छा, तो ये इधर चल रहे हैं अभी, ये बात कर रहे हैं, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया नेशन इन द मेकिंग। हाँ, तो 3 राष्ट्रवाद आ गए। हाँ भाई, हम तो मुस्लिम राष्ट्र हैं 8वीं शताब्दी से, हम हिंदू राष्ट्र हैं अनादिकाल से, और इधर बीच में बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र, सॉरी, हम राष्ट्र बन रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि 1923 में सावरकर ने किताब लिखी, हिंदुत्व और हु इज ए हिंदू। तो ये चल रही थी पैरेलल, पर सावरकर ने पहले लिखित रूप में पहले रखा। 1908 में परमानंद ने भी इस बारे में बात की। 1937 में परमानंद ने कही थी बात। हो सकता है ये आपको एक इंसिडेंट हो, उसके पहले भी ये बातें आई थी कि हिंदू अलग है। मैंने जैसे कहा कि सावरकर ने इसको क्लियर कट रूप में लिखा जी। पहले भी ये बातें चल रही थी समांतर रूप से, हम अलग हैं तुम अलग हो। सावरकर ने कहा इस देश में 2 राष्ट्र बसते हैं, हाँ, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र, ये पहले उन्होंने कहा। तो इसी के समांतर एक चौधरी रहमत अली थे और वो इकबाल थे, अल्लामा इकबाल थे, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को रूप दिया। पाकिस्तान शब्द भी ऐसे है ना, पी से पंजाब, ए से अफ़गानिस्तान, के से कश्मीर और जो भी है, तो ये उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया, पर मुस्लिम लीग ने तभी तक इसको स्वीकार नहीं किया था। 1937 में सावरकर कहते हैं अपने हिंदू महासभा के अधिवेशन में, और परमानंद शायद अध्यक्ष थे, ये मुझे क्लियर याद नहीं है, कि भाई जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम अलग हैं, हम उनसे पूरा सहमत हैं। हाँ, हम उनसे पूरा सहमत हैं। और फिर 1940 में थोड़ा सा ब्रिटिश रोल भी था इसमें। एक सरीला की बुक है जो एडीसी थे, तो वो सरीला की बुक बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने जिन्ना के पीछे एक व्यक्ति को, एक ऑफिसर को लगाया था। अच्छा। जिनको खास तौर से देता, देखो देखो उन्होंने बदमाशी की है, कांग्रेस वालों ने, ये तुम्हारे को कुछ नहीं देंगे, भड़का रहे थे। तो जिन्ना ने 1940 में कहा कि हम सेपरेट पाकिस्तान लेंगे। अब ये कहा जी। अब इसके पीछे काम क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति जी। 1857 में क्रांति हुई, सब राजाओं ने मिलकर तय किया कि बहादुर शाह जफर हमारे लीडर होंगे। किसने तय किया? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी जी। हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े जी। और साम्राज्यवाद की क्या पॉलिसी होती है? साम्राज्यवाद की पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल, तोड़ दो भाई, तोड़ दो। और उसी के चलते उन्होंने सावरकर को भी रिलीज़ किया कि भाई एक जिन्ना तो है, एक हिंदू जिन्ना पैदा करो। तो मूल में मैं पार्टीशन प्रोसेस को अंग्रेज़ों की नीति का भाग देखता हूँ। राइट। अंग्रेज़ों ने कभी भी इन दोनों संगठनों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, खुला काम करने दिया। खुला काम करो। पाबंदी किस पे लगाई? नेहरू पे लगाई, 10 साल तक जेल रहो। गांधी को जेल में ठूसा, गांधी को जेल में शूट, भगत को फांसी चढ़ाया। ये तो पहला रोल है ब्रिटिश का। दूसरा, इनको सप्लीमेंट जो किया, अब मुस्लिम लीग बनी, हिंदू महासभा आरएसएस बनी, क्या किया इन्होंने? एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई। मुस्लिम लीग ने कहा ये हिंदू कौन है, हमने तो इन पे राज किया हुआ है 600 साल, हम मुसलमान तो वास्तविक राजा हैं, ये तो कमज़ोर लोग हैं। हाँ तो देखिए, सत्ता में तो उन्हीं से ली थी ब्रिटिश ने उन्हीं से ली थी। पर उसमें भी एक गोच है कि अगर आप देखें, जिसको हम मुस्लिम सत्ता कहते हैं, मुसलमान राजाओं के ज़्यादातर एडवाइज़र्स, ऑफिसर्स हिंदू राजा थे। ठीक है, खैर उस पर आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने जो किया ब्रिटिश ने, एक तो इसको एनकरेज किया। फिर 1940 में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी एक किताब भी है बाय द वे, सॉरी फॉर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि उसमें मैंने सरीला का रोल बताया। जिन्ना ने फिर
1940 में ये किया। पाकिस्तान शब्द तो पहले आ गया था 1930 में, 1930 के आसपास अल्लामा इकबाल ने अल्लामा इकबाल, और फिर चौधरी रहमत अली, उसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, वो इंग्लैंड में एक विद्यार्थी था। तो खैर, तो इधर से फिर जो वास्तविक पार्टीशन हुआ इसका विरोध तो गांधी, मौलाना आज़ाद आखिर तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि पार्टीशन होना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि गांधी सही थे, नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लगता है, आजकल लगने लग गया है। अच्छा, पर नेहरू और पटेल, अच्छा, पार्टीशन प्लान को क्या बोलते हैं? माउंट बैटन प्लान। हाँ, कहाँ बना ये? इंग्लैंड में बना। किसने बनाया? ब्रिटिश ने बनाया। एग्जीक्यूट करने के लिए किसको भेजा? माउंट बैटन को। माउंट बैटन को कहा जून 1948 तक इंडिया को ये कर दो। वो तो अगस्त 1947 में ही छोड़ के चले गए। तो माउंट बैटन ने क्या चाल चली, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट के सामने उन्होंने प्रपोजल रखा कि भाई आप ये पाकिस्तान मांग रहे हैं और पार्टीशन कैसे होना चाहिए, अब बताइए। इंटरिम गवर्नमेंट को कहा। उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नेहरू, होम मिनिस्टर सरदार पटेल। जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो नेहरू को समझा ही नहीं है क्या बोल रहा है। सरदार पटेल ऐसे मामलों में तेज थे, व्यवहारिक नेता, और इन्होंने, सरदार पटेल ने कहा कोई रास्ता नहीं है। क्यों? इनको ये दोनों लीडर्स हैंडल कर रहे थे। गांधी तो इधर चंपारण और दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। ये दोनों ने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसमें हम जो भी प्रस्ताव रखते हैं मुस्लिम लीग उसको किल कर देती है। हाँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी जी, सूरावर्दी आए जो भी उनके पास थी। तो वो बोले कि ऐसे भी कैसे चलेगी गवर्नमेंट। फिर नेहरू तो चाहते थे प्लान डेवलपमेंट, रशियन मॉडल, राइट। देश को ऊपर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लान डेवलपमेंट। और ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे जो जमींदारों के हित का रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी देख लीजिए, मुस्लिम लीग जमींदारों का इंटरेस्ट करती है। ये 1936 से 37 में यूपी असेंबली में चुनाव हुए और मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार गई। तो जिन्ना ने नेहरू को मिठाई वगैरह भेजा, जैसे फ्रीडम ऑफ इंडिया, ये फ्रीडम एट मिडनाइट में, तो क्या बोले, हमको सरकार में जगह भी दे दो। हाँ। नेहरू ने कहा मुझे तो यहाँ लैंड रिफॉर्म लाना है। हाँ। इन नवाबों को साथ में रख के मैं लैंड रिफॉर्म कहाँ से लाऊंगा? तो उन्होंने कहा नो, इट वॉज ए प्रिंसिपल नो। पर इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद नेहरू ने देखा अगर ये लोग रहे तो प्लान डेवलपमेंट कहाँ से होगा। सरदार पटेल ने कहा कि हमारा घर मजबूत कैसे होगा। तो सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट वन बिफोर नेहरू टू कंसीड टू द डिमांड ऑफ पार्टीशन, तो से कि भैया कर लो, अब कर लो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नेहरू ने भी कहा कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप देखिए, ये अगर पूरी कहानी को हम देखें तो पार्टीशन के गुनाहगार, लोहिया की भी एक किताब है, पार्टीशन के गुनाहगार कौन थे। तो मेरे हिसाब से पार्टीशन का पहला गुनाहगार था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। एक बात और ऐड कर दूँ, अंग्रेज़ यहाँ का पार्टीशन क्यों चाहते थे? इस एरिया में उनके आर्थिक संबंध, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस रीजन, राइट। वो शशि थरूर की किताब द डार्क इरा ऑफ एम्पायर, कितना हमसे लूट के ले गए, उतना अगर हमको वापस मिल गया तो आपकी और मेरी गरीबी दूर। खैर 15 लाख आ जाएंगे। 15 लाख से भी ज़्यादा आ सकता है। तो खैर वो, और उन्होंने कहा हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या रहेगा। और उधर उस समय ब्रिटेन और अमेरिका की मोहब्बत चालू हो गई। दोनों इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज, राइट, साम्राज्यवादी देश, और उनकी नज़र थी गल्फ एरिया के ऑयल पे। आज का सबसे बड़ा जो हमारा अभिशाप है। तो बोले अगर ये इंडिया यूनाइटेड रहा तो इसमें तो सोशलिस्ट लोग ज़्यादा हैं। भले सुभाष चंद्र बोस बाहर थे, सोशलिस्ट जिन्होंने त्याग किया, भगत सिंह सोशलिस्ट, नेहरू सोशलिस्ट, जयप्रकाश नारायण, लोहिया सोशलिस्ट। तो बोले ये तो रशिया के साथ अलाय करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा। तो एक उसका रेफरेंस मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने पढ़ा था, जसवंत सिंह की किताब आई थी ना, जिसको मोदी ने गुजरात में बैन किया था जिन्ना के ऊपर, उसका रिव्यू पढ़ा था मैंने इसमें आउटलुक मैगजीन में। मैं रेफरेंस ट्रेस नहीं कर पाया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या था, लॉर्ड वेवेल वाइसरॉय 1942 के बाद वो आगे देख रहे हैं कि हर जगह अनरेस्ट है। विंस्टन चर्चिल को बोलते हैं सर अभी भारत पे राज्य करना मुश्किल है।
विंस्टन चर्चिल ने अपने सिगार के 2 कश लिए होंगे, बोले ऐसा ही है तो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दो, पर उसका एक पार्ट अपने लिए रख लेना। ये एक्चुअली दिस एप्ट समरी ऑफ पार्टीशन प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से गुनाहगार पहला ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, नंबर 2 कम्युनल फोर्सेस, मुस्लिम एंड हिंदू इक्वली कोई। और हाँ, मैं एक बात बीच में बताना भूल गया कि पार्टीशन का एक बहुत बड़ा कारण था बढ़ती हुई हिंसा। हाँ एग्जैक्टली, जो दंगे लगातार चल रहे थे। दंगे क्यों होते थे? मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे। वो आपने भीष्म सहानी का वो सीरियल देखा होगा, याद आ जाएगा, तीन पार्ट का सीरियल भीष्म सहानी का। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम पॉलिटिशियन टाइट कपड़े पहने हुए ओमपुरी दलित को बोलता है कि सुअर को मारो मस्जिद में डाल दो। वो बेचारा साहस करके पूछता है, हुजूर मैं तो कर दूंगा, आप मुझे 5 रुपए दे रहे हो। 5 रुपए तो यानी धनवान हो गया वो तो, बहुत बड़ी बात है। पर आपको क्या मिलेगा? अरे तुम ये सुअर को मार के डालोगे, मैं अफवाह फैलाऊंगा कि हिंदुओं ने सुअर को मार के हमारी मस्जिद को अपवित्र कर दिया, दंगे होंगे और मेरा रुतबा बढ़ेगा। क्या गहराई बात भीष्म सहानी ने लिखी है। तो खैर इससे दंगे होते गए, मस्जिदों के सामने म्यूज़िक ले जाना, गाय को काट के मंदिर में डालना, अफवाह फैलाना कि वो हिंदू औरतों के स्तन काट दिए गए हैं, अफवाह फैलाना, ये नफ़रत ही हिंसा का आधार होता है। उससे जो हिंसा होती गई, हिंसा के कारण तो गांधी जैसे 2 लोग तो सीन से दूर रहे कि ये मानवीय हिंसा को मैं देख नहीं सकता। इसलिए माउंटबेटन ने भी कहना पड़ा कि वेस्ट फ्रंट में मेरी पूरी आर्मी लगी हुई है और हिंसा को नहीं रोक रही, इधर 1 मैन आर्मी महात्मा गांधी ईस्ट फ्रंट पे इससे हिंसा को रोक पाई, क्योंकि गांधी वो कन्विक्शन का मामला होगा। तो ये जो तीसरा कारण है बढ़ती हुई हिंसा, और उसमें भी सांप्रदायिक ताकतें जिम्मेदार थी। जो आपने सर बढ़ती हुई हिंसा की बात की और दंगों की बात की, र्यूमर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल था। किसका रोल था? र्यूमर्स, अफवाहों का, कि सुअर को काट दो, फेंक दो मस्जिद में, कह दो हिंदुओं ने काट के फेंका होगा, गाय को काट के मंदिर में फेंक दो। अब ये घटनाएं, बात हम कर रहे हैं 1947-48 की, और मैं आ गया 2025 में। क्या बात है, बहुत कुछ समान सा दिख रहा है। समान सा दिख रहा है। ग्रेगरी स्टंटन का भी जिक्र हुआ पहले भी हमारी चर्चा में। जेनोसाइड की आशंका में वो 8वें स्थान पर रख रहे हैं भारत को। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2002 के दाग, कोर्ट ने हालांकि उनको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन वो तो हमेशा लगे रहेंगे। ग्रेगरी स्टंटन का बयान कि देश में जेनोसाइड होने की आशंका को अगर स्केल पे मापा जाए तो 8वें नंबर पे मैं रखता हूँ। ये अफवाहें जहाँ हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति लगातार नफरत फैलाई जा रही है। कई सारे संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं, और बड़े अफसोसजनक तौर पे हमारा जो फ्रेटर्निटी है, मीडिया, वो भी इस काम में लगा हुआ है। 1947-48 में क्या हुआ हम सब देख चुके हैं, जी चुके हैं। क्या क्या हो सकता है सर? अब देखिए, एक आशावादी होने के नाते मैं कहूँगा कि ग्रेगरी स्टंटन गलत साबित होंगे। ये आशावादी के तौर पे आप लोगों ने प्रेडिक्शन की गलती की थी सर। सही पकड़ा आपने मुझे सही पकड़ा। ये मैं केवल आशावादी के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 2-3 साल से, 3-4 साल से एक आशा की उम्मीद जगी है कि अभी तक जो नफ़रत हिंदुओं के मन में थी, एक हिंदुओं का तबका है, फिर भी हिंदुओं में कभी मेजॉरिटी में नहीं आ पाए। ये बात ख्याल रखिए। और कई जो बॉर्डर लाइन लोग हैं वो मैनिपुलेशन के विक्टिम होते हैं, मनी पावर के विक्टिम होते हैं, मसल पावर के विक्टिम होते हैं। तो पिछले 3-4 साल से जो प्रक्रिया चालू हुई है, उसमें मुझे लगता है कि ग्रेगरी स्टंटन का जो 8/10 जी था, वो थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा, कम इसलिए हो सकता है कि अभी जिस प्रकार से सामाजिक संगठन लग गए हैं, भारत जोड़ो अभियान, एडुलू कर्नाटका, और फिर जैसे हमारा ये है संविधान जागर अभियान, तो ये लोगों के बीच में पहुंच के नफ़रत को कम करने की कोशिश पहले से तेज हो गई है। जब मैं 5 साल पहले ग्रेगरी स्टंटन के ऊपर ये लेख लिखा था, 4 साल 5 साल कि भाई ये ग्रेगरी स्टंटन ने बोला है, ये इंडिया में होने वाला है। अभी 3 साल बाद मैं उसको बदल रहा हूँ
तो आप उस वक्त सहमत थे ग्रेगरियस स्टेनटन से, फिलहाल नहीं है? बिल्कुल सहमत। आज भी आशंका है, ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, पर आज लग रहा है कि इसके जवाब में जो चीज़ें खड़ी हो रही हैं वो महत्वपूर्ण है, मजबूत चीज़ें खड़ी हो रही हैं। और वही प्रक्रिया अगर थोड़ी और मजबूत हो गई तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, और जो आज़ादी के आंदोलन के हमारे नेताओं का सपना था उसकी तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो संचालित होगी देश के अंदर, इलेक्टोरल व्यवस्था है, यहाँ पर चुनावी व्यवस्था है, तो चुनावों के ज़रिए होगी। चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं सर, वोट चोरी का आरोप लग रहा है, और चुनाव आयोग जो सबसे अहम संस्था है वो दिख रही है कि किस तरीके से बिहेव कर रही है, टाल मटोल वाले जवाब। तो चुनावों में ही अगर धांधली हुई तब तो शायद ये सारी आशंकाएं पूर्ण हो जाएं, क्योंकि आपने कम्युनल फोर्सेस की बात की, कम्युनल आइडियाज से ड्राइव हो रही है बीजेपी, ये बात हुई है। चुनावों में अगर धांधली होती है तब तो ये आशंकाएं इतनी जल्दी दूर नहीं हो पाएंगी। देखिए, अभी एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जी, SIR के बाद, बिहार के SIR के बाद, उसमें देखिए सभी इलेक्टोरल पार्टियां जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं सभी रियलाइज़ कर रही हैं कि ये सरकार SIR के माध्यम से बिहार में चुनाव चोरी, और चुनाव चोरी शब्द जो आया वो लोगों में क्लिक हो गया है कि भाई EVM से चोरी और कलेक्टर के माध्यम से चोरी, बहुत सारे तरीके अप्लाई किए। तो अगर इस प्रक्रिया को भी तेज़ी दी जाए, SIR विरोध वाली, वोट चोरी वाली, लोगों में एक चेतना आई तो जागृति तो कहीं ना कहीं आ सकती है। मैं फॉर्म प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, आई मे बी रॉन्ग, पर मैं इसमें भी एक उम्मीद देखता हूँ कि जो वोट चोरी के नाम से जो चला है उसमें लोगों की जागृति वैसे ही बढ़ी है जैसे महात्मा गांधी नमक बनाने जा रहे हैं। ऐसा मैं तो लोग जुड़ पा रहे हैं, लोग इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कह रहे कि हमारी नागरिकता खतरे में आ रही है भाई, हमारी वैल्यू खतरे में आ रही है। करेक्ट सर, आपने पूरा देश देखा है, आपका अध्ययन जो है वो शानदार है। आप एक प्रेडिक्शन मुझे करके दीजिए, और ये आखिरी प्रेडिक्शन इस इंटरव्यू का, और मैं इस वादे के साथ आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, बहुत सारे मामलों पे आपसे सीखना समझना चाहेंगे। तो आखिरी प्रेडिक्शन मैं ये चाहता हूँ सर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश के दो सबसे मजबूत व्यक्ति, देश की अब तक की सबसे मजबूत सरकार जो 2014 में देश को जिसने आज़ादी दिलाई, उम्र ढल रहा है, 75 के हो जाएंगे, किस तरह का जो ढलान है उसको आप देखते हैं? मतलब उम्र का अंतिम पड़ाव जो रहेगा किस तरह का दिखता है आपको? देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा 50-50 वाला मामला दिखता है। KBC का उदाहरण लेना पड़ेगा 50-50 वाला, ऐसा क्योंकि RSS इन दोनों से नाराज़ है। इन दोनों से एक ही है एक्चुअली, मोदी शाह तो उनके सैंको पांजा हैं और वो एक ही व्यक्ति है, तो इनसे थोड़ा नाराज़ तो हैं, क्योंकि पिछले कुछ जब से ये नॉन बायोलॉजिकल डिक्लेयर किया ना इनको कि मैं तो माँ की गोद से पैदा ही नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट भेजा गया हूँ, क्या मस्त, बहुत बढ़िया। तो खैर तब से संग इनसे नाराज़ है। और अभी जो पिछले कुछ महीनों से इनकी लोकप्रियता का ग्राफ, इनकी पॉलिटिकल पकड़ का ग्राफ, ये पहले से निश्चित रूप से कमज़ोर होते जा रहा है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 50-50, पर ये लोग भी बहुत चालाक हैं, ये लोग भी कोई आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। RSS की चले तो ये तो उनको कल निकाल के फेंक दें 75 साल के बहाने, और अगर मोदी गए तो फिर शाह का पता नहीं क्या होगा, वो तो कहना मुश्किल है। पर इनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी बहुत स्ट्रांग है मोदी में। प्रेडिक्शन ऐसे नहीं देते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं यस और नो। मैं दे रहा हूँ यस प्लस नो डिवाइडेड बाई 2। नहीं, ठीक है, समझदारी बढ़ रही है इससे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जो आपने बात की जी, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि केशुभाई पटेल जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी लगातार कान भर रहे थे, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच में एक रिफ्ट पैदा की, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आ जाते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, मंजिल पे नज़र होती है। हरेन पांड्या एक कद्दावर नेता, उनसे सीट मांगी जाती है, छोड़ दिया जाता है। मोदी रुकते नहीं है, मंजिल पे निगाह है और अंत में प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंच जाते हैं। इसी की बात कर रहे हैं सर? मैं उसी बात कर रहा हूँ कि उनमें काफ़ी, ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी श्रूड, यानी वो सब जो चीज़ें साम दाम दंड भेद और कुर्सी पे नज़र, कुर्सी की तरफ की यात्रा, उनकी बॉडी लैंग्वेज अभी तक जो थी,
और उनका जो पब्लिक से कन्वर्सेशन वो बहुत पावरफुल है। और जो संचालन में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी उनके खिलाफ क्या है कि इसके यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं, वो तो आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं, और इधर मोदी ने अपना एक गुजरात लॉबी बना के रखी है। तो ये दो चीज़ों में संघर्ष है, इसलिए डेफिनेटली कहना मुश्किल है। पर ये बात है कि मोदी के पावर पे संकट तो है, ग्रहण लगा हुआ है, राहु केतु जो है वो ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारे विषयों को हमने टच करने की कोशिश की क्योंकि समय की एक बाध्यता थी, और बहुत सारी चीज़ें मुझे यकीन है कि अनकही रह गई, जो पूछी जानी चाहिए थी वो पूछी नहीं जा सकी होगी, उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। सर कुछ रह गई हो बातचीत में तो उसके लिए आपसे भी माफ़ी, लेकिन आपसे ये वादा चाहते हैं कि दोबारा आप ज़रूर हमें समय देंगे बातचीत के लिए। फिलहाल जिन जिन मुद्दों पे हमने बातचीत की, आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर। और राम पुनियानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।